हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां हम क्लास 11th का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और बेसिकली हमारा जो फोकस होगा वो न्यूमेरिकल पार्ट पे होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि यूट्यूब पे अगर आप कोई भी लेक्चर सर्च करते हैं क्लास 11th का या क्लास 12th का, तो वहां पे आपको डेरिवेशंस बहुत मिल जाती हैं, कंसेप्ट बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान करती है कोई चीज फिजिक्स में तो वह है न्यूमेरिकल पार्ट। तो स्पेसिफिकली हम इस चैनल पे आपका न्यूमेरिकल पार्ट को थोड़ा सा हैंडल करना सिखाएंगे आपको कि कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपकी फिजिक्स को काफी आसान बना देगा। एक्चुअली न्यूमेरिकल से वैसे तो डरने वाली कोई बात ही नहीं। एक्चुअली न्यूमेरिकल्स आर नथिंग बट द साइंटिफिक या कहें मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ दी थ्योरी। जब हम कोई थ्योरी अजम्पशंस मानते हैं उसका मैथमेटिकल प्रूफ हमें न्यूमेरिकल करके दिखाता है कि हाँ कि मैथमेटिकल वैल्यू रखेंगे तो ऐसा रिजल्ट मिलेगा। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो हम वही इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th के लेक्चर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं चैनल पे, आप उनको देख सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। अब क्लास 11th हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम शुरू कर रहे हैं वो है डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, नाउ व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस? एनालिसिस मतलब तो आप सब समझते हैं, है ना, कि एनालिसिस मतलब क्या होता है? किसी चीज को कैलकुलेट करना, उसका मतलब इवैल्यूएशन करना, पता लगाना, एनालिसिस होता है। लेकिन सबसे पहली बात कि डायमेंशंस क्या होता है। देखो, डायमेंशंस कुछ नहीं होता। जैसे कि हमें पता है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को कितनी पावर रेज किया गया है, मतलब उसमें कितनी पावर दी गई है ताकि हम अपनी डिजायर्ड क्वांटिटी तक पहुंच सकें, इसी को कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई भी दुनिया में कोई भी चीज है तो वो क्या है, हर चीज बनी तो बेसिक एलिमेंट से ही है ना। अगर आप कोई भी चीज देखो, अगर आप कह रहे हो कि मकान है तो मकान के क्या आपको मकान के अंदर दिख रहा है कि ईंटें भी लगी हुई है, सरिया भी है, सीमेंट भी है, लेकिन उसका जो बेसिक कॉम्पोजिशन है वो मेरे ख्याल से कार्बन है, ऑक्सीजन है, या हो सकता है कहीं कुछ और मिनरल्स हो, तो बेसिक ट्रेस एलिमेंट्स तो वही है। सिमिलरली अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप बनाते हो, फोर्स, वर्क, एनर्जी, विस्कोसिटी, प्रेशर, कुछ भी बनाते हो अगर आप, तो बना तो अल्टीमेटली कुछ बेसिक क्वांटिटीज से है ना, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज से है ना। तो बस यही हम बात करने वाले कि उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब आप कुछ पावर रेज कर देते हो, उनको कुछ पावर दे देते हो, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, तो वो आपको डायमेंशंस दे देते हैं उसके। ठीक है, उसके लिए हमें थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है। तो अगर हम फिलहाल मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, तो आपको सबको वैसे ये आपने पहले सुना होगा, तो उन्हीं को मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है। सो इफ आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो जैसे सबसे पहले आप बात करो मास की। ठीक है, मास हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसके लिए हम क्या डिनोमिनेशन यूज करते हैं, सिस्टम जो है केजी में, अगर हम ऐसा यूनिट में यूज करें तो उसके लिए हम केजी यूज करते हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद आता है लेंथ। तो लेंथ के लिए आप क्या यूज करते हैं? लेंथ के लिए आप यूज करते हैं मीटर, एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एम, है ना। तो सिमिलरली टाइम है, तो टाइम के लिए आप क्या यूज करते हैं? आप यूज करते हैं सेकेंड्स, और उसके लिए सिंबल यूज करते हैं एस। ठीक है, अच्छा, अब इसी को मैं एक स्टेप और आगे लेके जा रहा हूं कि इनके लिए हम क्या डायमेंशंस का यूज करते हैं। तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, जो मास है ना, तो मास के लिए हम कुछ ऐसे डिनोशंस यूज करते हैं, एम। ठीक है, मास के लिए हम एम यूज करते हैं। ओके, सिमिलरली जो लेंथ है, किसी भी तरीके की लेंथ है, उसके लिए हम एल यूज करते हैं। फिर जो एस, जो सेकंड में हमने लिखा हुआ है टाइम यहाँ पे, तो टाइम के लिए जो हम यूज करते हैं वो है टी। ठीक है, टाइम के लिए हम टी यूज करते हैं। इजी। अच्छा, उसके बाद कुछ और हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट। तो जो करंट के लिए हम जनरली एम्पियर यूज करते हैं, उसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट एम्पियर, और उसका डायमेंशन भी हम ए ही यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर, ऑफ कोर्स। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अगर टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के लिए हम एसआई यूनिट केल्विन यूज करते हैं, है ना, एसआई यूनिट केल्विन यूज करते हैं, और यहां भी हम इसको के ही लिखते हैं। ठीक है, के। कुछ बुक्स में थीटा भी लिखा होता है, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास जैसे कुछ ल्यूमिनस इंटेंसिटी है,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके लिए हम यूज करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम यूज करते हैं कैंडेला, है ना। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो कैंडेला, CAD, ठीक है। एंड फाइनली अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट की या मॉलिक्यूलर मास की, तो ये अगर आप मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट आप कुछ भी यूज करना चाहो, या कायदे में तो वैसे मोर स्पेसिफिकली इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोल रहे हो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो हम यूज करते हैं वो है हमारे पास मोल्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या यूज करते हैं, मोल्स, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए कि किसके लिए हम क्या डायमेंशन यूज कर रहे हैं। मुझे पता है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डराता ही है, पूरा आ रहा है फ्रेम में नीचे तक, हाँ आ रहा है, ऊपर से कटा हुआ है, हाँ। स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगता है डायमेंशन एनालिसिस कि ये बात क्या चल रही है, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखो मैं एग्जांपल करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप सबसे बेसिक कोई फॉर्मूला पकड़ लो जो आपको आता है ना, कोई भी सिंपल से सिंपल फॉर्मूला, जैसे आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है, एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपको मैं वेलोसिटी की बात करूं तो आप कोई भी बता सकता है मुझे कि वेलोसिटी क्या होता है। तो वेलोसिटी की बात करें तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये आपने फॉर्मूला लिख दिया इसका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सब में यही करना है, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखना है और फिर उसके डायमेंशन निकालना। तो हमें वेलोसिटी के डायमेंशन निकालने, तो अगर वेलोसिटी के डायमेंशन निकालने हैं तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, देखो अगर वेलोसिटी के डायमेंशन निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट तो एक तरीके का लेंथ हुआ ना, जब आप चलते हो तो एक तरीके की लेंथ कवर करते हो ना, तो अगर एक तरीके लेंथ हुआ तो लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायमेंशन एल, ठीक है। और टाइम है तो टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, टी यूज करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, टी, सही है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो ऊपर ले जाए कितना हो जाएगा, ये एल टी माइनस वन, ठीक है। तो ये हमारे डायमेंशन हो गए किसके, वेलोसिटी के। आप हमेशा याद रखेंगे कि L की पावर कुछ नहीं है मतलब 1, T की पावर -1, और M अगर कुछ नहीं है तो चाहो तो आप M को 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि बेसिकली हम जनरली ना इन्हीं तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज का डील करते हैं। तो अब आपको पता ही कि एनीथिंग रेज़्ड टू द पावर 0 इज 1 ओनली। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल लेट अस से फोर्स के डायमेंशंस निकालना है, ठीक है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला तो सबको आता है। तो फोर्स का डायमेंशन निकालने तो पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखो। मेरे ख्याल से ये सबको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अच्छा देखो मास है तो मास के लिए तो हम m यूज करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, m। लेकिन दिक्कत ये है कि अब एक्सेलरेशन के डायमेंशन हमें नहीं पता। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशन हम निकाल सकते हैं जैसे हमने वेलोसिटी के डायमेंशन निकाले। अरे आप मुझे एक बात बताओ कि एक्सेलरेशन होता क्या है। अगर मैं कहीं भी लिखूं, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ, एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अरे चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम, यही तो एक्सेलरेशन है। यानी कि वेलोसिटी के डायमेंशन को अगर टाइम के डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे तो काम बन जाएगा। देखो वेलोसिटी के डायमेंशन आपने अभी भी निकाले कितने, एल टी माइनस वन, और नीचे अगर आप टाइम से डिवाइड करोगे तो टी और आ जाएगा। तो अगर आपने सिंप्लीफाई करोगे टी ऊपर जाके कितना हो गया, -1 और हो गया। तो -1 ऑलरेडी है और इसका -1 और क्या बन गया, -2। सो अल्टीमेटली जो हमारे पास फोर्स के डायमेंशन हो गए वो कितने हो गए, m1, ठीक है, m1 L1 t की पावर -2, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये कुछ डायमेंशंस आपको डाई हार्ड याद होने चाहिए, जैसे फोर्स का हो गया, वेलोसिटी का हो गया, एक्सेलरेशन का हो गया। ये कुछ बेसिक डायमेंशंस आपको हमेशा याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन कितना हो गया, mlt टू द पावर -2, ठीक है। तो बहुत आसान है, अभी देखना कुछ क्वेश्चंस करेंगे और भी चीजें बहुत आराम से क्लियर होंगी। तब तक आप इसे नोट करो, तब तक मैं एक क्वेश्चन इसका कराता हूं। ओके, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a बाय b इन रिलेशन f इज इक्वल टू a रूट x प्लस bt स्क्वायर वेयर f इज फोर्स, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। मतलब हमें डायमेंशंस निकालने हैं किसके, a और b के रिलेशन के, मतलब a और b पहले निकालना है, फिर उसका हमें रेशियो लेना है और इस फॉर्मूले से निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना पहले एक बात समझना जरूरी है कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें कहता है कि दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट, बेसिकली प्लस या माइनस, या कहें उनके बीच में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम तभी लगा सकते हैं जब दोनों के डायमेंशन सेम हो।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दो क्वांटिटीज को आप प्लस और माइनस कर सकते हो अगर उनके डायमेंशन सेम हो, ठीक है, तो तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लगाते हैं, ठीक है, देखो आराम से लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अब देखो यहां पे सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है कि ये एफ फोर्स है, हमें ऑलरेडी बोला हुआ है कि एफ फोर्स है, एक्स डिस्टेंस है और टी टाइम है। तो क्या मैं इसको इधर लेके आ सकता हूं? बिल्कुल आ सकता हूं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये गिवन इक्वेशन है हमें कि एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर है, माइनस बी टी स्क्वायर को उधर ले आते हैं, तो माइनस का बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? ए रूट एक्स, ए रूट एक्स हो गया। अच्छा, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अब आप देख पा रहे हो कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो दोनों आपस में तभी सब्ट्रैक्ट हो सकते थे, ये काम तभी पॉसिबल था जब इन दोनों के डायमेंशंस इक्वल होते हैं, है ना? यही तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखना है आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि दोनों माइनस हो रहे हैं, मतलब इनके बीच में अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन लग रहा है सब्ट्रैक्शन का, तो तभी लग सकता है जब इन दोनों के डायमेंशंस इक्वल रहे होंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बी टी स्क्वायर। भाई इन दोनों के डायमेंशंस बराबर रहे होंगे तभी तो ये दोनों कंपेयर हुए। अच्छा, तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या? बी निकालना है। तो यानी कि डायमेंशंस ऑफ बी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला ये बन जाएगा? डायमेंशंस ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एफ अपॉन डायमेंशंस ऑफ, देखो मल्टीप्लाई का टी स्क्वायर नीचे चला गया, तो डायमेंशंस ऑफ टी स्क्वायर। सही है। अच्छा, अब डायमेंशंस ऑफ एफ अगर निकालना है तो वो हमें ऑलरेडी पता है, हमने अभी याद किया हुआ है कितना होता है। अगर नहीं आता तो आपको तरीका सिखाया मैंने पीछे, आप निकाल सकते हो, ml t की पावर -2। ये डायमेंशंस ऑफ एफ हो गए। और ऐसे टी स्क्वायर निकालना है, और टी तो टाइम हुआ, और अगर टी टाइम है तो अगर टाइम के डायमेंशंस क्या होते हैं? टी, और यहाँ पे स्क्वायर थे तो टी स्क्वायर। सही है। अब यहां से अब देखो इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली कितना आ रहा है यहाँ पे? अल्टीमेटली अगर इसका मैं आंसर लिखूं तो कितना हो रहा है? देखो m1 है ना। अब l भी एक ही बार दिख रहा है, तो l1 t की पावर 2 प्लस ऊपर जाके -2 हो गई, तो t की पावर कितनी हो गई? -4। तो ये आपके पास डायमेंशंस हो गए किसके? ए के। अभी तो हमारे पास सिर्फ ए के डायमेंशन, सॉरी बी के, अभी हमारे पास सिर्फ किसके डायमेंशंस आए हैं? बी के। तो बी के डायमेंशंस हमारे पास आ गए। अब हमें किसके निकालने? खाली ए के निकालने। चलो एक फिलहाल हमारा एक काम हो गया। अच्छा, अब ए के डायमेंशंस निकालने के लिए इधर चलते हैं। अगर ए के डायमेंशंस निकालने हैं तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अब ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब दोनों के डायमेंशन सेम ही रहे होंगे। यानी कि अब इसमें से किसी एक के डायमेंशन को ए रूट एक्स से कंपेयर कर दो, है ना। यहां भी तो वही लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही तो लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ पे कि डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ कितना? ए रूट एक्स, ये हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ए का डायमेंशंस निकालने तो क्या हो जाएगा हमारे पास? डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एफ अपॉन डायमेंशंस ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अच्छा देखो, फोर्स के डायमेंशन तो हमें सबको ही पता है, कितने? ml टू दी पावर -2, और नीचे क्या आ रहा है? x की पावर रूट है, तो रूट का मतलब क्या होता है? हाफ पावर। x क्या होती है? लेंथ। तो मतलब साफ पता लग रहा है कि लेंथ की पावर कितनी हो रही है? 1/2, ये लेंथ की पावर है। अच्छा, अब लेंथ की पावर 1/2 है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस का 1/2। अब यहाँ कोई पावर नहीं है, मतलब दोनों की पावर 1 है, तो 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? ऑब्वियस सी बात है 1/2। तो फाइनली कितना बच रहा है यहाँ? m1 l1/2 और t की वैल्यू -2। तो ये हमारे पास किसके डायमेंशंस आ गए? फिलहाल a के। अब a के डायमेंशंस आ गए, b के डायमेंशंस आ गए, और हमें पूछा क्या था?
ए बाय बी का हमें रिलेशन पूछा था, तो ऑब्वियसली बात है इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ए और बी का रिलेशन निकालेंगे। देन ए बाय बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए के डायमेंशन ये आए m1 l1/2 और t की वैल्यू -2, और b कितना आया था m1 l1 t की वैल्यू -4। सही है, दिख रहा है कि m से m कैंसिल हो रहा है। अच्छा, l की पावर अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 1 इधर ऊपर जाओगे तो -1 बनेगा, तो 1/2 -1 कितना होता है, -1/2, यानी कि अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट कितना हो रहा है, देखो m से तो m 0 हो गया, तो ये m तो 0 हो गया है ना, 1 पावर ऊपर जाके माइनस हुई तो 1 - 1 0, l की पावर 1/2 है और यहाँ 1 है, माइनस करके कितना हो गया, l की पावर माइनस का 1/2, और यार t की पावर -2 है, ये -4 है, तो ऊपर गया तो प्लस का 4 हो गया, तो -2 + 4 कितना हो गया, प्लस का 2, तो यहाँ पे कितना हो गया, t की पावर प्लस का 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा जो a/2 है ना, उसका रिलेशन कितना आ रहा है, ये m0 l0 t की पावर 2। मैं देख लेता हूँ एक बार, दिख रहा है लास्ट तक, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ये लो, ठीक है, m0 l -2 -1/2 और t की पावर 2, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर इसका। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आई होगी कि एग्जाम में 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको ना ये 2 कंबाइन करके बताएं। कायदे में क्वेश्चन क्या आता है कि या तो किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालने को आती है, जैसे इस पूरे फॉर्मूले में मान लेते बोल देते कि बी का आप बताइए कि डायमेंशन क्या होगा, तो एक क्वेश्चन ये बन जाता, फिर बोलते हैं कि अगर ए का डायमेंशन निकालो तो क्या होगा, तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है। एंड फाइनली ए बाय बी हमने एक पार्ट थोड़ा और ऐड ऑन कर दिया कि चाहे इसको मल्टीप्लाई आता, डिवाइड आता, प्लस माइनस आता, कुछ भी इस तरीके का आता, तो आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सो ये एक टाइप हो गया, तो एक टाइप और करेंगे इसका, जो उसका लास्ट टाइप है, बस तब तक आप इसे नोट करो। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन और है, check the correctness of the equation t is equal to 2 pi root l by g, 2 pi l by g, and if this equation is wrong then establish the correct relation। तो देखो ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, मैंने फिर से 2 क्वेश्चंस को कंबाइन किया है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, कि क्या ये दोनों ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है ना, ऐसे लिखा हुआ आएगा चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन डायमेंशनली। अच्छा, इक्वेशन करेक्ट होने का मतलब ये है डायमेंशनली कि दोनों साइड के डायमेंशंस बराबर होने चाहिए, बस हमें ये चेक करना है ना। तो चलो आओ करते हैं। तो अगर मैं ऐसे निकालूं कि डायमेंशंस ऑफ LHS, लेफ्ट हैंड साइड के अगर डायमेंशंस निकालो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टाइम है, तो टाइम के डायमेंशंस कितने हो रहे हैं भाई, m0 होगा, l0 होगा और t1 होगा, बस ये तो हमारे लेफ्ट साइड का डायमेंशंस हो गए। अच्छा, अब राइट साइड के अगर डायमेंशंस चेक करें, तो डायमेंशंस ऑफ RHS, तो राइट साइड के अगर डायमेंशन चेक करेंगे तो देखो राइट साइड में 2 पाई तो कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, यही एक इकलौती लिमिटेशन भी, एक क्या मतलब 2-3 है वैसे तो, लेकिन ये भी एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की या डायमेंशनल फॉर्मूले की, कि वो कभी भी हमें ना कांस्टेंट के डायमेंशंस या यूनिट नहीं बता पाता। ओके, तो अगर राइट साइड में देखें तो 2 पाई है, उसको छोड़ देना है, l बाय जी है, तो यहाँ पे l बाय जी है, तो l मतलब तो क्या हुआ, लेंथ हुआ, तो लेंथ की जगह तो l आ गया, l की पावर 1, और g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन के जो हमारे पास डायमेंशन है वो है lt-2, ये आपने निकालना पता है, आपको नहीं पता तो अगर एक्सेलरेशन जैसे निकालते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम करके, वैसे ये भी निकलेगा, तो वेलोसिटी का होता है lt-1, उसमें नीचे t और डिवाइड करके तो lt-2। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देखो कितना हो रहा है, l की वैल्यू 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ऊपर जाके 0 हो जाएगा, तो l तो 0 हो गया, मतलब m0 है, l0 है। अब लास्ट चेक करना रह गया कि क्या है, सही है नहीं है, तो देखो t की पावर -2 पर जाए क्या बन जाएगी, प्लस का 2, तो ये तो हो गया 2, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है, वहां L1 है यहाँ L2 है, मतलब हम कह सकते हैं कि एज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो जब LHS RHS के बराबर नहीं है, हेंस इट इज, हेंस द इक्वेशन इज, क्या लिखेंगे, हेंस द इक्वेशन इज dimensionally incorrect। okay, the equation is dimensionally incorrect। ठीक है, तो इक्वेशन कैसी है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, बात समझ में आई। अच्छा, अगर डायमेंशन इनकरेक्ट है तो अब आगे क्या बोला है,
इफ रॉन्ग देन एस्टैब्लिश द करेक्ट रिलेशन। अगर ये इक्वेशन गलत है तो बताओ सही इक्वेशन क्या है। तो चलो सही इक्वेशन निकालते हैं। अब ध्यान से सीखना, क्योंकि जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं हर क्वेश्चन में सेम ही मेथड यूज होने वाला है और कुछ भी नहीं। अच्छा देखो, सबसे पहले हमें गिवन है कि जो हमारा टाइम है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो गिवन है हमें कि इतना पता है कि टाइम जो है लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, ऊपर आ नीचे आ रही है, हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि लेंथ भी आएगा फॉर्मूले में और जी भी आएगा। तो हमें ये लिखना है कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब फिलहाल डायरेक्टली कह रहे हैं, बाद में रिलेशन जो भी निकल के आएगा। तो फिलहाल हमारे पास ये L हो गया और ये हमारे पास हो गया G, L और G आ गया। अब L की पावर कुछ भी मान लेते हैं, लेटर से A बोल देता हूँ और इसकी पावर बोल देता हूँ B, ठीक है। तो मतलब हमने मान लिया, देखो हमने स्टार्ट ही तो ये तो किया था, हमने बोला कि डायमेंशंस क्या होते हैं, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर कितनी रेस की है, यही होता है डायमेंशंस। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इस फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर रेस कर दी। अच्छा अब देखो टाइम की, यहाँ पर टी टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम के डायमेंशंस क्या हो गए, m0 l0 t1, ठीक है। अब इसमें भी डायमेंशंस रखो, तो यहाँ पे अगर आप डायमेंशंस रखोगे तो लेंथ है, तो लेंथ के लिए क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है m0 L आ जाएगा और T0 हो जाएगा, है ना। और साथ में पावर कितनी ऊपर ब्रैकेट के A। फिर यहाँ पे क्या है G। अब G का मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं m0 LT माइनस 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा m0 L1 T की पावर -2 की पावर हो गई B, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अब इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, किसकी पावर क्या हो रही है, बस खत्म कहानी। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूं, तो यहाँ तो टी की पावर 1 है, ये 1 है, ओके, टी की पावर 1 है यहाँ पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे अगर शॉर्टकट भी क्या मानना, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, m0 l0 t1 है। अच्छा यहाँ देखो n की पावर 0, कोई मतलब नहीं लिखने का, तो m की पावर 0 ही रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ भी m की पावर 0 से a मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा, 0 से b मल्टीप्लाई करूंगा 0 आएगा। l की पावर 1 इंटू a हो गई यहाँ पे, तो l की पावर कितनी हो गई a। और यहाँ भी देखो b अंदर मल्टीप्लाई होगा तो l की पावर b हो गई, और सेम बेस होता तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ये समझ में आ रहा है ना, l की पावर a l की पावर b और सेम बेस है तो पावर्स ऐड हो गई, मतलब a प्लस b। अब यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई होगा t से तो 0, लेकिन यहाँ t से जब मल्टीप्लाई होगा t की पावर -2 है, -2 से b मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर कितनी हो गई -2। कोई दिक्कत, अच्छा जी ये हो गया। अब अगर आप इसको कंपेयर करो, अब आपको कंपेयर करना है सारे डायमेंशंस को, तो आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस, ऑन कंपेयरिंग डायमेंशंस। अगर आप सारे डायमेंशंस को कंपेयर करते हो, तो डायमेंशंस को कंपेयर करने से आपको क्या मिल रहा है, देखो m को m से कंपेयर करोगे 0 मिलेगा, लेकिन l का देखो दोनों बेस l है, लेकिन यहाँ a प्लस b की वैल्यू 0 के बराबर है, मतलब आप लिख सकते हो कि a प्लस बी इज इक्विवेलेंट टू 0। और यहाँ देखो t दोनों का बेस t है, तो -2 की पावर कितनी हो रही है 1, है ना, -2 और 1 को कंपेयर करो, तो यहाँ पे कितना हो रहा है आपको दिख रहा है कि माइनस, क्या करा मैंने, -2b, सॉरी मिस हो गया, -2b की पावर कितनी हो गई 1, तो यहाँ कितना हो गया माइनस का 2b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ सिंप्लीफाई करोगे, देखो b की वैल्यू कितनी आ रही है, पहले माइनस इधर जाएगा तो -1, और यहाँ से 2 डिवाइड में आएगा तो -1/2, तो ये तो हमें b की वैल्यू मिल गई -1/2। अच्छा अब ये b की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, तो a b के रखा -1/2 इज इक्वल टू 0, तो -1/2 उधर गया तो प्लस का 1/2 बन गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, किसका, प्लस का, a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। कोई दिक्कत, तो a की वैल्यू 1/2 हो गई, b की वैल्यू -1/2 हो गई। अब जहां से हमने अज्यूम किया था वहां पे वापस रख दो, तो यहाँ लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग कांस्टेंट्स, सब्स्टिट्यूटिंग कांस्टेंट्स, या फिर ऑन सब्स्टिट्यूटिंग कांस्टेंट, सब्स्टिट्यूटिंग कांस्टेंट्स। तो अगर हम कांस्टेंट्स की वैल्यू को यहाँ पे रख दें तो मेरे ख्याल से क्या बन रहा है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने माना था l की पावर a, तो a की जगह कितना आ रहा है 1/2, और g की जगह कितना माना था b, तो b की g की जगह कितना आ रहा है माइनस का 1/2। अच्छा ऑब्वियसली बात है, माइनस का मतलब क्या होता है, अगर -1/2 को नीचे ले जाऊंगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू l की वैल्यू l/2 और g की वैल्यू l/2। अच्छा और हाफ पावर कितनी होती है फिर 1/2, और हाफ पावर का मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, है ना। तो फाइनली अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और कांस्टेंट में वही लेता हूं जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट ऑलरेडी दिया हुआ था तो वही ले लेते हैं 2 पाई
एल की पावर 1/2 का मतलब रूट, जी की पावर 1/2 का मतलब रूट, यानी कि कितना आ गया आंसर, रूट एल बाय जी। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड, जो कि सही फॉर्मूला है। और आपको शायद पता भी होगा कि यही टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का भी फॉर्मूला है, कि अगर आप किसी पेंडुलम को ऑसिलेट करवाते हो तो टाइम पीरियड आप इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो, जिसमें दिख रहा है कि टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ की है, मतलब जितना लंबा आप पेंडुलम लोगे उतना देर में वो अपना ऑसिलेशन पूरा करेगा, और जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी उतना कम टाइम पीरियड लगेगा एक ऑसिलेशन को करने में। तो देख लेता हूं मैं एक बार, ये पूरा पूरा दिख रहा है ना वो, हाँ पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व डायमेंशन एनालिसिस। तो आई होप इस लेक्चर के बाद आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि डायमेंशन एनालिसिस, जो कि बहुत ही नया चैप्टर लगता है, क्योंकि ऐसा हमने अब तक पहले कभी कुछ देखा नहीं है, काफी नया सा लगता है। तो आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू आर गेटिंग एनी नॉलेज तो आप इसको शेयर करिए सबके साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।